नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सीन। तो आज हम बात करेंगे जुर्म, हैवानियत, ठगी और साजिश की ऐसी कहानियों की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो क्राइम सीन में देखिए कुछ ऐसी ही घटनाएं। शुरू करते हैं क्राइम सीन का सिलसिला। दास्तान जुर्म की एक ऐसी घटना जो आपका भी दिल दहला देगी। एक काली रात और छोटा सा विवाद, लेकिन गुस्से में कर दिया जिंदगियों को तार तार। सीआरपीएफ के जवान रविकांत वर्मा के घर गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन पड़ोसी दरवाजा खोलते हैं। दो लाशें मिलती हैं। एक सीआरपीएफ जवान रविकांत वर्मा की होती है तो दूसरी लाश उसकी पत्नी रेनू वर्मा की होती है, जिसके बाद शुरू होती है मामले की जांच। देखिए क्राइम सीन में क्या है इन गोलियों की कहानी। भोपाल के बंगरसिया स्थित कॉलोनी में रहने वाले सीआरपीएफ जवान ने रात 1:30 बजे गोली मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसने पत्नी को 2 से ज्यादा गोलियां मारी। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम और डायल 100 को खुद कॉल कर बताया कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो जवान का शव खून से लथपथ मिला। पास ही में पत्नी का शव भी पड़ा था। इसके बाद पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनास्थल की जांच के दौरान पुलिस को सर्विस राइफल और 8 कारतूस भी मिले। मामले की थाना मिसरौद में रात लगभग 1:20-1:25 पे एक कॉल आया डायल 100 से। फोन कॉलर ने बोला कि मेरा नाम रविकांत है और मैंने अपनी पत्नी को गोली मार दी है। और इसके बाद जब तत्काल डायल 100 की टीम वहाँ पहुँची तो देखा और मकान मालिक से बात की तो उन्होंने बताया कि उनको फोन किया गया था। तो वहाँ पे जो प्रथम पहला कमरा है तो उसमें 2 डेड बॉडी पड़ी हुई थी, एक जवान की थी और एक उसकी पत्नी की थी। जवान ने अपनी शासकीय जो राइफल है उससे आगे पत्नी को गोली मारी। उसके बाद उसने खुद उससे आत्महत्या कर ली। मामले को लेकर टीआई ने बताया कि रात करीब 1:30 बजे रविकांत ने कॉल कर बताया कि मैंने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि दोनों को कितनी गोलियां लगी हैं। पत्नी की बॉडी में पीठ और पसली पर 2 घाव साफ दिखाई दे रहे हैं। रविकांत और पत्नी रेनू वर्मा सीआरपीएफ कैंप के पास सिविल कॉलोनी में रहते थे। ये लोग मूल रूप से भिंड के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार इनके 2 बच्चे, 2.5 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है, जो घटना के वक्त घर में मौजूद थे, जो पुलिस को एक कमरे में बिलखते हुए मिले। रविकांत वर्मा और रेनू वर्मा के बीच आए दिन झगड़े होते थे। रविकांत को लगता था कि रेनू मायके पक्ष को ज्यादा तवज्जो देती है, इससे दोनों के बीच विवाद होता था। पुलिस का मानना है कि इसी विवाद के कारण रविकांत वर्मा ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि पति पत्नी के शव एक कमरे में थे, जबकि दोनों मासूम बच्चे दूसरे कमरे में बैठे बिलख रहे थे। गोलियों की आवाज सुनने के बाद पड़ोसी मौके पर पहुंचे। तब तक पति पत्नी की मौत हो चुकी थी। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि दोनों के बीच आए दिन झगड़े की आवाजें आती थी। रविकांत 2010 बैच में सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था। भोपाल में हेड कांस्टेबल था। रवि 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। घटना के समय ऑन ड्यूटी भी था। रविकांत और रेनू की 8 साल पहले शादी हुई थी। पत्नी रेनू मायके के पक्ष से फोन पर ज्यादा बातचीत करती थी। जवान को लगता था कि पत्नी ससुराल से ज्यादा मायके पक्ष को तवज्जो देती है, उससे और बच्चों से ज्यादा समय फोन पर बातचीत में बिताती है। इसी वजह से दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। पुलिस का मानना है कि दोनों के बीच हुआ विवाद देर रात तक चला। इसके बाद जवान ने एक कदम उठाया। इनका बैकग्राउंड जो जवान है वो सीआरपीएफ जो बंगरसिया में ग्रुप कैंप है उधर कांस्टेबल है और उसकी मूलतः ये रहने वाले भिंड के हैं और इनके जो 2 भाई अभी जानकारी में आए हैं वो भी सीआरपीएफ में सेवा दे रहे हैं देश को। कारण क्या निकल के आ रहा है जांच? कारण जो भी प्रथम दृष्टया कारण है वो पारिवारिक कलह का आया है, बाकी अभी जांच की जा रही है।
इस मामले ने न सिर्फ लोगों को हैरान कर दिया बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर दिया। क्या इतना मुश्किल है 2 बच्चों के रहते पति पत्नी का साथ खुश रहना? ऐसी कौन सी बात थी जिसे लेकर दोनों के बीच इस कदर विवाद हुआ कि पत्नी को मौत के घाट उतार दिया? 2 बच्चों को छोड़ सीआरपीएफ जवान ने पत्नी के साथ अपना जीवन भी खत्म कर लिया। मामले को लेकर कई सवाल अभी भी पुलिस के दिमाग में घूम रहे हैं। हो सकता है जांच के बाद कोई और खुलासा भी हो, लेकिन इस पूरी घटना ने सभी के लिए एक जरूरी सवाल छोड़ दिया है कि क्या किसी का गुस्सा इतना भी हो सकता है कि सही गलत का इंसान फर्क भूल जाए और अपने ही जीवन साथी की हत्या कर दे, अपना ही घर उजाड़ दे और खत्म कर दे जिंदगी की ये कहानी। डेस्क रिपोर्ट DNN। भोपाल के बंगरसिया में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां सीआरपीएफ के जवान ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आखिर क्या वजह थी जो जवान ने ऐसा कदम उठाया, इसका अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। भोपाल से DNN के लिए गुलजार अहमद की रिपोर्ट। हनी ट्रैप के मामले तो आपने कई सुने होंगे जिसमें महिला पीड़ित होती हैं, पर टीकमगढ़ का मामला सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसमें पीड़ित महिला नहीं बल्कि नवविवाहित युवक है, जिसे फंसाने के लिए महिला के साथ पुलिस जाल बिछाती है। फिर बनाया जाता है युवक के ऊपर पैसे का दबाव। देखिए क्राइम सीन में आखिर पुलिस क्यों बनी अपराधी और क्या है हनी ट्रैप की पूरी कहानी। हनी ट्रैप में पुलिस की मिली भगत, युवक पर बनाया 15 लाख का दबाव, 3 लाख में बनी थी बात, लेन देन का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पैसे की चाहत इंसान को कितना नीचे गिरा सकती है, इससे किसी का परिवार भी बर्बाद हो सकता है, ये भी नहीं सोचते ऐसे लोग। जहां नव विवाहित युवक को हनी ट्रैप जैसे मामले में फंसाने की साजिश रची गई, साजिश ऐसी की जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जब किसी के साथ धोखाधड़ी या फिर आपराधिक घटना होती है तो पीड़ित सबसे पहले पुलिस के पास पहुंचता है। पर यदि वही पुलिस आपको न्याय दिलाने की बजाय आपको फंसाने की प्लानिंग बनाने लगे तो फिर पीड़ित किससे उम्मीद रखेगा? पर ऐसा ही एक मामला टीकमगढ़ देहात थाना में सामने आया, जहां हनी ट्रैप में फंसाने की युवक को धमकी दी जाती है, फिर युवक के परिवार को किया जाता है ब्लैकमेल। लेकिन नव विवाहित युवक की पत्नी ने युवक का पूरा साथ दिया, जिससे पुलिस और आरोपी महिला की साजिश का पूरा खुलासा हो सका। समस्या ये है कि एक लड़की, हमारी शादी अभी 15 दिन पहले हुई थी। एक लड़की है जो कि धमकी दे रही, बार बार परेशान कर रही है देहात थाने। क्यों कर रही है? हमारे पति को पकड़वाया बाजार से, वो टीकमगढ़ में थे, उसने बाजार से पकड़वाया। वो बोल रही है कि मुझे 15 लाख रुपए दो। नहीं तो पति क्या उसके पास जाते थे क्या पहले? नहीं, वो कैरेक्टरलेस लड़की है, वो धंधेबाज लड़की है। अभी वो कभी गए हो हमें पता नहीं है इस चीज़ का। हमारी शादी के पहले वो उनका संबंध कभी, हमें इस बारे में जानकारी कभी भी नहीं है। लेकिन हमारी शादी अभी 15 दिन पहले हुई है और वो अभी यहाँ टीकमगढ़ रहते हैं। उस मतलब बाजार से उसने पकड़वाया पुलिस से मिलकर, और फिर वो धमकी देने लगी कि 15 लाख दो, वरना हम बर्बाद कर देंगे, जे वो केस कर देंगे, झूठा आरोप लगा देंगे, जे वो फालतू का। कितना पैसा दिया आप लोगों ने? फिर वो पहले 15 लाख बोल रही थी, फिर 8 लाख, 10 लाख, फिर 3 लाख में बात हुई। फिर उसने 3 लाख रुपए मांगे, मतलब दिए उसको, और फिर उसने। कौन से थाने में दिया आप? देहात थाने में। किसने लिए? TI साहब ने लिए? किसने लिए? नहीं, राहुल पटारिया उस लड़की को दे, उसने दिलवाया, मतलब उसके सामने उस चीज की वीडियो भी है, प्रूफ भी है हमारे तो पास। क्या मानती है पुलिस मिलकर धंधे करवाती है क्या? हाँ, वो कैरेक्टरलेस लड़की है, वो खुद उनके संपर्क में रहते हैं पुलिस वाले, उनसे ये सब करवाते हैं। अब वो दे भी दिए, पैसे भी दे दिए, फिर भी वो वार्निंग दे रही है कि देख लेंगे, बर्बाद कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, और टीकमगढ़ आके देखना। तो हम मतलब धमकी दे रही है पुलिस का मेरे ससुराल वालों को भी फोन लगा रही है बार बार इस चीज़ के लिए कि अभी तो मैंने 3 लाख लिए हैं, आगे देखना, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, बचोगे नहीं, टीकमगढ़ में आके देख। 28 जनवरी को पीड़ित युवक को टीकमगढ़ देहात थाना पुलिस अपने साथ ले जाती है। फिर युवक को दी जाती है हनी ट्रैप जैसे मामले में फंसाने की धमकी और रखी जाती है 15 लाख रुपए की डिमांड। बात पीड़ित युवक के परिवार को पता चलती है तो परिवार के लोग देहात थाने पहुंचते हैं और आरोपी महिला को 3 लाख रुपए देते हैं, जिससे सीसीटीवी फुटेज सामने आए। एक आवेदन आया है
ये मामला भी हमने संज्ञान में लिया है और सरगांव पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से जाँच हेतु मुझे प्राप्त भी हुआ है। एक वीडियो है जिसमें कुछ लोग पैसे गिनते दिखाई दे रहे हैं, थाने के ठीक सामने गाड़ी खड़ी करते हैं। उसकी बिंदुवार जांच की जा रही है, विस्तृत जांच की जा रही है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर लाइन अटैच भी किया गया है कि क्या किसी ने? थाना प्रभारी और एक आरक्षक को भी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लाइन अटैच किया गया है। क्योंकि जाँच जब तक चलती रहेगी और जैसे ही जाँच परिणाम आएंगे उनको फिर उसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर एक और मामला है हीरानगर का, वहाँ वंशकार समाज ने कल आवेदन दिया है कि वहाँ पे उनकी कोई कटिंग और दाढ़ी सेव नहीं करता है ग्रामीण से। तो इसमें थाना प्रभारी के माध्यम से कल मुझे सूचना प्राप्त हुई थी, तो आवेदन मैंने मंगवाया है। इसमें विस्तृत जांच करेंगे और अगर ऐसा हो रहा होगा तो मौके पे पर इससे आरोपी महिला और पुलिस का पेट नहीं भरा, फिर पैसे की डिमांड की जाने लगी, जिससे परेशान होकर पीड़ित युवक की पत्नी और परिवार वालों ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले की शिकायत की। मामला सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक मनोहर मंडलोई ने देहात थाना प्रभारी रवि गुप्ता और प्रधान आरक्षक राहुल पटेरिया को लाइन अटैच कर दिया। सवाल यही उठता है कि ऐसे कितने मामले होंगे जो सामने नहीं आ पाते और कई परिवार भी इन झूठे मामलों में तबाह हो जाते हैं। जिस पुलिस से लोग न्याय की उम्मीद लगाते हैं, वही पुलिस यदि निर्दोष लोगों को फंसाने का काम करने लगे तो फिर लोग किससे उम्मीद लगाएंगे। अब इस मामले में देखना होगा कि पुलिस कर्मियों के साथ आरोपी महिला के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, जिससे समाज में एक अलग संदेश जाए। डेस्क रिपोर्ट, DNN। साइबर ठग कैसे आपको ठग सकते हैं, इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। आपके साथ कब फ्रॉड हो जाए पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये शातिर अपराधी बड़ी ही सफाई से वारदातों को अंजाम दे जाते हैं। लेकिन ऐसी ही एक कहानी, गिरोह का पर्दाफाश हुआ। कैसे करते थे ये ठगी की कोशिश, देखिए क्राइम सीन की इस खास रिपोर्ट में। क्या सुरक्षित है आपका पैसा? साइबर ठगी रैकेट का बड़ा खुलासा। जूम ऐप के जरिए लोगों से फ्रॉड। साइबर क्राइम फ्रॉड का नया जाल। भोपाल पुलिस ने हाल ही में एक बड़े साइबर ठगी रैकेट का खुलासा किया है, जिसमें शातिर ठग बंद फ्लैट में बैठकर जूम ऐप के माध्यम से दिल्ली, मुंबई और भोपाल सहित अन्य शहरों के लोगों को ठगते थे। ये साइबर अपराधी मुख्य रूप से युवा थे, जो इंटरनेट के माध्यम से लोगों को आकर्षित करके उनसे पैसे ठगते थे। आबादपुरी क्षेत्र में एक रीगल टाउन कॉलोनी है, वहाँ पर एक फ्लैट से हमने 5 लड़कों को पकड़ा है। उन लड़कों के पास से बहुत बड़ी संख्या में यानी करीबन 48 मोबाइल हैं, मोबाइल और टैबलेट हैं, ATM कार्ड हैं 37, पासबुक हैं 8 और सिम कार्ड हैं 92, नोट गिनने की मशीन है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो कि फ्रॉड में यूज किया जाता था। पासबुक्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं और साथ में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के 2.5 करोड़ का माल हमने बरामद किया है। अब ये पैसा कैसे फ्रॉड करते थे इसके बारे में बता रहा हूँ। ये है पूरा जूम कार ऐप, जूम कार जो रेंट का फ्रॉड है। ये एक जूम कार ऐप है, उसमें किस तरह से जूम वालों को बेवकूफ़ बनाया गया और किस तरह से कस्टमर की राशि को इन लोगों ने हड़पा। तो इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था, जूम कार ऐप जैसा आप जानते हैं कि वो एक कार रेंटल प्राइवेट रूप से अगर आप बुक करना चाहें तो उसमें एक आप अपना आईडी बनाएंगे, अपना बुक करेंगे। उसके बाद इनके डीलर होते हैं जूम कार के, जो डीलर के रूप में जो हमारे ये 5 मुलजिम हैं, ये अपना तरह तरह से अलग अलग तरीके से अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर, अपनी आइडेंटिटी को मिस रिप्रेजेंट करके फर्जी सिम के द्वारा ये अपना एक आईडी क्रिएट करते थे और उस आईडी के द्वारा उन्होंने कार को बुक किया और कस्टमर से कुछ एडवांस पैसा जूम कार ऐप को मिलता था। बाद में ये कस्टमर से संपर्क करते थे और जूम से संपर्क हटवा करके ये खुद भी सीधा अपनी कार डील करते थे। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए जूम कार से आपने एक कार बुक की, कुछ पैसा एडवांस दे दिया उसको। अब इनके ये डीलर हैं,
बाद में इन्होंने कस्टमर से संपर्क किया और कस्टमर ने उसको उस ऐप में से जा कर के उसकी इनकी जो गाड़ियां हैं वो अपनी गाड़ियां दिखाते थे। इन्होंने फर्जी तरीके से गूगल में जा के एंगल बना के फोटो डाले हुए हैं अलग अलग गाड़ी, ताकि कई गाड़ियां दिखें, और हर गाड़ी का आईडी, हर सिम का आईडी एक अलग क्रिएट किया और अपनी गाड़ी को, अपनी लोकेशन उन्होंने बम्बई या दिल्ली में दिखाई जहां से कि ग्राहक को कार चाहिए होती थी। और किसी भी तरीके से वो बुकिंग इन्होंने कैंसिल की या कोई भी बहाना बनाया कि अब हम आपको कार प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और किसी बहाने से एक दो बार उन्होंने कोई भी जवाब दिया और बाद में उस सिम को, उस फ़ोन को बंद कर दिया। तो जो एडवांस मनी था वो इनके पास आ गया और उस कई अकाउंट हैं और उस अकाउंट में से ये पैसा तुरंत विड्रॉ कर लेते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारा पैसा अपने अकाउंट्स में लिया है, जो कि हमने सारे इनके अकाउंट्स जो जितने हमको अकाउंट्स मिले हैं 8-10 इनके अभी सारे अकाउंट से ये टैली हो गया है, ये क्लियर हो गया है कि ये जूम कार का फ्रॉड है। इस प्रकार इनके द्वारा जो है अपने पास जो बड़ी बड़ी कारें हैं, कारें जो है इनकी BMW कार हैं, एक राजस्थान पास है, एक महाराष्ट्र की है, XUV 500 यहाँ MP04 की कार है। तो अपने आप को, और ये जो पांचों आरोपी हैं ये ऐसा पहले भी कर चुके हैं। इनके कई अपराध हैं यहाँ पर, जैसे यश सलूजा है। यश सलूजा पहले भी कुछ फर्जी सोने को नकली दिखा करके काम करना, ये अन्य तरह के फ्रॉड में शामिल है, और ये मात्र 10वीं पास है, और ये इस तरीके का जो फ्रॉड कर रहा है ये बिल्कुल धड़ल्ले से कर रहा है। और ये एक बहुत होना तो ये चाहिए था कि जूम वालों को आके पुलिस के पास शिकायत करना चाहिए थी, और परंतु पुलिस ने अपना इनिशिएटिव लेते हुए इतने सारी जो चीजें पकड़ी हैं ये आपके सामने। भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश गोस्वामी के निर्देशों के बाद ये कार्रवाई की गई। पुलिस उपायुक्त संजय कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर साइबर अपराधियों की धरपकड़ की गई। इस अभियान के तहत पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ठगी करने वाले रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस की टीम ने 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 2.5 करोड़ रुपए का सामान बरामद किया गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रीगल टाउन ब्लॉक नंबर 1A फ्लैट नंबर 301 में कुछ संदिग्ध युवक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रीगल टाउन ब्लॉक नंबर 1A फ्लैट नंबर 301 में कुछ संदिग्ध युवक रह रहे हैं, जो महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस उपायुक्त जोन नंबर 2 संजय कुमार अग्रवाल ने थाना प्रभारी निरीक्षक रतन सिंह परिहार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तलाशी ली तो वहां से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे ऑनलाइन लेन देन करते समय सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वे जूम कार कंपनी की ऑनलाइन एप्लीकेशन का दुरुपयोग कर फर्जी कार बुकिंग करते थे। वे इंटरनेट से कारों की तस्वीरें डाउनलोड कर उन्हें जूम कार प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देते थे। ग्राहक जब कार बुक करता था तो वह एडवांस पेमेंट कर देता था। जूम कार कंपनी कुल राशि का 60% हिस्सा आरोपियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर देती थी। जब ग्राहक अपनी बुकिंग के अनुसार कार लेने पहुंचता तो आरोपियों द्वारा मोबाइल फोन बंद कर लिया जाता। इसके बाद जूम कंपनी जब आरोपियों से संपर्क नहीं कर पाती तो उनके बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर ब्लॉक कर देती थी। लेकिन आरोपी हर बार नए सिम और बैंक अकाउंट और साथ ही फर्जी पहचान के जरिए फिर से नई बुकिंग कर ठगी को अंजाम देते थे। इस तरह से वे दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य शहरों में लोगों से ठगी किया करते थे। इन ठगों का तरीका था कि वे जूम ऐप के जरिए लोगों से संपर्क करते थे और उन्हें विभिन्न प्रकार के झांसे देकर पैसे ऐंठते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके अन्य साथियों को भी पकड़ने की योजना बनाई है। इस बड़ी सफलता के बाद पुलिस ने आम जनता को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया और
जागरूक रहने की अपील की। डेस्क रिपोर्ट DNN। बॉलीवुड के सुपरस्टार सैफ अली खान अपने घर पर होते हैं। अचानक देर रात उन पर हमला होता है। हमलावर कौन, पुलिस अभी तक उसका पता नहीं लगा पाई। कई संदिग्ध गिरफ्तार हुए, हिरासत में लिए गए, उनसे पूछताछ भी हुई, पर हमलावरों का क्या था मकसद, उसका खुलासा अभी होना बाकी है। लेकिन सैफ अली खान को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और डॉक्टरों का कहना है कि वह पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, पर सच्चाई आना अभी भी बाकी है। मुंबई के बांद्रा इलाके में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर एक अजनबी युवक ने चाकू से हमला किया। इस घटना के बाद जब सैफ अपने साथी के साथ घर लौट रहे थे, अचानक एक युवक ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। सैफ ने बताया कि हमलावर ने बार बार चाकू से वार किया, लेकिन सैफ ने बहादुरी से इसका प्रतिकार किया। हमलावर मौके से फरार हो गया। सैफ ने इसके बाद तुरंत पुलिस से संपर्क किया और FIR दर्ज कराई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। सैफ ने अपने बयान में कहा कि हमलावर ने अपना चेहरा ढक रखा था, इसीलिए उसकी पहचान करना मुश्किल था। हालांकि हमलावर ने भागते वक्त कुछ शब्द बोले थे, जिससे पुलिस को सुराग मिला। सैफ के मुताबिक हमले में उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन ये घटना बहुत डरावनी थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हमलावर की पहचान के लिए कई पुलिस टीमें मौके पर भेजी गईं और सभी CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी की सूचना देने वाले के लिए इनाम की घोषणा भी की है। सैफ अली खान ने इस घटना के बाद कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वह पूरी तरह से अब स्वस्थ हैं। ये घटना तब हुई जब सैफ अपने मुंबई में एक शूटिंग के सिलसिले में वापस घर लौट कर आए थे। हाल ही में सैफ ने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया है और उनकी आगामी फिल्मों का उनके प्रशंसकों द्वारा बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा है। सैफ अली खान बॉलीवुड के प्रसिद्ध और सफल अभिनेता माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता है। इस हमले के बाद बॉलीवुड से कई सितारों ने सैफ की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। बांद्रा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 324 के तहत FIR दर्ज की है, जो चाकू या अन्य हथियारों से हमला करने के संबंध में है। पुलिस ने FIR के बाद आरोपी की पहचान करने के लिए कई सुरागों पर काम करना शुरू किया। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि ये मामला व्यक्तिगत रंजिश से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। सैफ अली खान पर इस हमले की खबर ने न केवल बॉलीवुड बल्कि पूरे देश को सैफ अली खान पर इस हमले की खबर ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। इन घटनाओं को दिखाकर आपको डराना हमारा मकसद नहीं, आपको सतर्क करना है, आपको सावधान करना है, जिससे कि आप भी सतर्क रहें ऐसे शातिर अपराधियों से, ऐसे शातिर बदमाशों से। तो सुरक्षित रहें, सावधान रहें और देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।